नमस्कार दोस्तों, मैं भवानी सिंह हाजिर हूँ एनएस ऑनलाइन स्टडी एंड एजुकेशन के अंदर। और आज का जो मौसम है वैसाख के महीने में श्रावण का एहसास दिला रहा है। कड़कती बिजली, गरजते बादल, बरसती वर्षा। आज हम इसी बीच पढ़ेंगे मेवाड़ रत्न वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, मेवाड़ केसरी के नाम से परिचित, राजस्थान के राजपूतों में, वीर वीरांगनाओं में और वीर योद्धाओं में महान, जो दृढ़ राखे धर्म को तीर राखे कीर्तार। मेवाड़ के ध्वज में आज भी इस बात का उल्लेख मिलता है। पुंजा राणा भील, एक तरफ मेवाड़ के सिक्कों पर मेवाड़ के महाराणा, दूसरी तरफ पुंजा राणा भील का चित्र दिखने को मिलता है, जो सामाजिक समरसता का प्रतीक है। रामा सांधु नामक कवि प्रताप का गुणगान करते हैं, जिन्होंने अपने स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचने नहीं दी, गुलामी की बेड़ियों से दूर अपने स्वाभिमान को पसंद किया, अपनी स्वतंत्रता को पसंद किया। जंगलों में रहना स्वीकार कर लिया, गुफाओं में रहना स्वीकार कर लिया, घास फूस की रोटी खाना स्वीकार कर लिया, लेकिन कभी गुलामी स्वीकार नहीं की। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। वंदे मातरम साथियों, आज हम कुछ नया लेकर आए हैं आपके लिए। मेवाड़ के इतिहास के संदर्भ में वीर शिरोमणि, मेवाड़ केसरी, हिंदुआ सूरज, मेवाड़ रत्न महाराणा प्रताप के बारे में आज हम पढ़ेंगे। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 विक्रम संवत 1597 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया वार रविवार के दिन महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। प्रताप के पिता आप सभी जानते हो, उदय सिंह। माता का नाम जयवंताबाई या जीवंत कंवर था, जो पाली के राजा आखेराज सोनगरा की पुत्री थी। आखेराज सोनगरा की पुत्री थी। पाली के राजा आखेराज सोनगरा की पुत्री थी जयवंताबाई, जीवंत कंवर। उदय सिंह की एक और रानी थी, रानी भटियाणी, जिसका नाम था धीरबाई। धीरबाई का प्रभाव उदय सिंह के ऊपर ज्यादा था, और उदय सिंह का ज्येष्ठ पुत्र था, वो था प्रताप। प्रताप को बचपन में कीका कहते थे, यानी पहाड़ी क्षेत्र या आदिवासी क्षेत्र के लोग प्रताप को कीका के नाम से जानते थे। छोटे बच्चे को कीका कहा जाता था। प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ के कटारगढ़, यानी कुंभलगढ़ किले के अंदर एक अंत दुर्ग है कटारगढ़ के बादल महल में हुआ। अर्थात अगर पूछा जाए प्रताप का बाल्यकाल कहां व्यतीत हुआ, कुंभलगढ़ के अंदर व्यतीत हुआ। बचपन यहां पर बीता उनका। प्रताप का विवाह 1557 अजबदे पंवार के साथ हुआ। अजबदे पंवार, और इसी अजबदे पंवार से 1559 में, यानी 16 मार्च 1559 में अमर सिंह का जन्म हुआ। अमर सिंह का जन्म
शादी के 2 साल बाद। धीरबाई के प्रभाव में आने के कारण उदय सिंह ने धीरबाई के पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। जगमाल को अपना क्या बना दिया? उत्तराधिकारी बना दिया। जबकि बड़ा बेटा तो प्रताप था। बड़ा बेटा कौन था? प्रताप। मेवाड़ के सामंतों और प्रजा को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने इनका विरोध किया। जब महाराणा प्रताप 32 वर्ष के थे तब 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह की मृत्यु हो गई, यानी पिता की मृत्यु हो गई। कहां हुई? गोगुंदा के अंदर हुई। उदय सिंह की मृत्यु गोगुंदा में हुई और गोगुंदा में इनका अंतिम संस्कार किया गया। उदय सिंह की मृत्यु पर जगमाल नहीं आया। यह देखकर मेवाड़ के सामंतों और प्रजा ने प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया। प्रताप का क्या कर दिया? राज्याभिषेक। एक बात ध्यान रखना, जब उदय सिंह की मृत्यु हुई वो दिन था होली का, यानी मेवाड़ के किस राजा की मृत्यु होली के दिन हुई? तो वो था उदय सिंह। और किस राजा का राज्याभिषेक होली के दिन हुआ? महाराणा प्रताप। यानी 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह की मृत्यु हुई और 28 फरवरी 1572 को ही प्रताप का राज्याभिषेक कहां हुआ? गोगुंदा में हुआ। कहां पर? महादेव की बावड़ी पर। महादेव की बावड़ी पर ये राज्याभिषेक करसनदास चुंडावत ने किया। चुंडावत था, करसनदास चुंडावत। इन्होंने प्रताप की कमर में तलवार बांधकर ये जिम्मेदारी उसे दी। उसी समय प्रताप ने प्रतिज्ञा ली कि मैं अपनी मां के दूध को कभी कलंकित नहीं करूंगा। और जब जगमाल को पद से हटाया गया तो जगमाल सीधा कहां पहुंच गया? अकबर की सेवा में चला गया। अकबर ने जगमाल को जहाजपुर की जागीर दी। जहाजपुर कहां पर पड़ता है? भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। जहाजपुर कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में। जहाजपुर की जागीर दी थी किसे? जगमाल को दी अकबर ने। लेकिन अगर जगमाल की बात करें 1581 में जगमाल को अकबर ने सिरोही का आधा राज्य दे दिया। लेकिन जगमाल के भाग्य में सुख नहीं लिखा था, राजभोग की उसके किस्मत में नहीं थी। 1583 दाताने के युद्ध में 1583 दाताने के युद्ध में देवड़ा सुल्तान के हाथों जगमाल मारा गया। यानी अपने साले के हाथों ही जगमाल की क्या हो गई? हत्या हो गई। तो ये था जगमाल का इतिहास। राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ और इसका दूसरा राज्याभिषेक प्रताप का कुंभलगढ़ में हुआ। कहां हुआ? कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ के अंदर जब उनका राज्याभिषेक हुआ तो महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं मेवाड़ को आजाद नहीं करा दूंगा तब तक मैं महलों में नहीं रहूंगा, पलंगों पर नहीं सोऊंगा और पंच धातु के बने बर्तनों में भोजन नहीं करूंगा। ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा ली तो मेवाड़ के सरदारों में भी थोड़ा उत्साह का संचार हुआ। उन्होंने भी प्रताप को तन मन धन से सहयोग करने का वचन दे दिया। लेकिन जिस समय मेवाड़ के महाराणा प्रताप बने तब मेवाड़ की आर्थिक स्थिति दयनीय थी। लगातार मुगलों से युद्ध करने के कारण चित्तौड़ की अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो चुकी थी। चित्तौड़ की आर्थिक स्थिति को देखते हुए, गड़बड़ अर्थव्यवस्था को देखते हुए उस तत्कालीन इतिहासकारों ने, तत्कालीन कवियों ने चित्तौड़ की तुलना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखना, चित्तौड़ की तुलना आभूषण रहित
आभूषण रहित विधवा स्त्री से की। चित्तौड़ की अव्यवस्था देखकर, अर्थव्यवस्था को गड़बड़ देखकर तत्कालीन कवियों ने चित्तौड़ की तुलना आभूषण रहित विधवा स्त्री से की। जिस समय प्रताप का राज्याभिषेक हुआ, उस समय अकबर ने मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए 4 शिष्टमंडल प्रताप के पास भेजता है। उससे पहले अकबर 1570 में नागौर दरबार का आयोजन करता है। इंपॉर्टेंट, नागौर दरबार कब लगाया गया? 1570 में। अकबर ने किसकी सहायता से लगाया गया? भारमल की सहायता से। भारमल की सहायता से अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किया। दरबार की विशेषता क्या रही? विशेषता यह रही कि मेवाड़ को छोड़कर राजपुताने के लगभग सभी राजाओं ने, जैसलमेर के हर्राई, बीकानेर के कल्याणमल, जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह जैसे राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। रही बात जब दूसरा राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में हुआ था महाराणा प्रताप का, कहा जाता है कि इस राज्याभिषेक समारोह के अंदर प्रताप का अग्रगामी भूला बिसरा नायक, मारवाड़ का प्रताप राव चंद्रसेन भी कुंभलगढ़ में प्रताप के दूसरे राज्याभिषेक के समारोह के अंदर शामिल हुआ था। और जब प्रताप राजा बना उसी वर्ष नवंबर 1572 में अकबर ने अपने सबसे चतुर वाकपटु जलाल खां कोरची को प्रताप को समझाने के लिए, प्रताप से संधि करने के लिए भेजा, लेकिन प्रताप ने मना कर दिया। प्रताप ने मना किस प्रकार किया? डायरेक्ट मना नहीं किया उसने कुछ ना कुछ ऐसा बहाना बनाया कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे, और उस प्रकार उसने उन्हें मना कर दिया ताकि उनको लगना चाहिए कि भाई प्रताप हाँ भी नहीं कह रहा, ना भी नहीं कह रहा। क्यों कह रहा ऐसा? क्योंकि प्रताप को समय चाहिए था अपनी सेना को मजबूत करने के लिए रण क्षेत्र के अंदर, और किस प्रकार इस प्रस्ताव को टाला जाए वो ये सोच रहा था। नवंबर 1572 में आया जलाल खां। कौन आया? जलाल खां कोरची। जून अगले ही वर्ष जून 1573 मानसिंह ये राजस्थान रहा है, ये राजस्थान है अपन का। ये राजस्थान है। उस समय मानसिंह डूंगरपुर प्रतापगढ़ को विजय करके इधर से ही आ रहा था। इसी बीच उनको ये संदेश मिला कि आपको प्रताप से मिलने के लिए जाना है। प्रताप को मिलने के लिए जब उनको भेजा जा रहा था तो कई मुस्लिम सरदारों ने उसका विरोध किया, तो अकबर ने मानसिंह को फर्जंद की उपाधि दी। फर्जंद का मतलब होता है बेटा, कि भाई आप एक राजपूत को दूसरे राजपूत को समझाने के लिए भेज रहे हो, कहीं ये भीतरघात ना हो जाए, विश्वासघात ना हो जाए। लेकिन अकबर को मानसिंह के ऊपर इतना भरोसा था, उसे फर्जंद कह दिया। फर्जंद का मतलब होता है बेटा। मानसिंह प्रताप को समझाने के लिए चित्तौड़ पहुंचता है। जब मानसिंह जून 1573 में प्रताप से मुलाकात करने जाता है तो अलग अलग इतिहासकार अपनी अलग अलग राय देते हैं। जैसे गोपीनाथ शर्मा ये कहता है कि उनकी मुलाकात गोगुंदा में हुई। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव कहते हैं कि उदयपुर में वो मिले। कर्नल जेम्स टोट, अमर काव्य वंशावली, राज रत्नाकर और रावल राणाजीरी बात,
ये जो ग्रंथ है ये कहते हैं कि प्रताप और मानसिंह की मुलाकात उदय सागर झील के किनारे हुई, और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि पिछोला झील के किनारे इनकी मुलाकात हुई। लेकिन हम उदय सागर झील के किनारे इनकी मुलाकात पढ़ते हैं। उदय सागर झील के किनारे जब प्रताप और मानसिंह की मुलाकात हुई, तब प्रताप ने मानसिंह को कहा कि मैं सिसोदिया वंशी प्रताप कच्छा वंशी राजपूतों से मुलाकात नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि राजपूत अपनी बेटी और रोटी के टुकड़े नहीं करते हैं। राजपूत अपनी बेटी और रोटी के टुकड़े नहीं करते हैं, इसलिए आप ससम्मान यहां से वापस चले जाइए। कुछ बातचीत के बाद प्रताप ने मानसिंह को भोजन के लिए आमंत्रित किया, और भोजन के लिए आमंत्रित करते समय प्रताप ने अपने पुत्र अमर सिंह को मानसिंह के साथ भोजन करने के लिए भेज दिया। यह देखकर मानसिंह आग बबूला हो गया। उसने अमर सिंह से पूछा कि प्रताप कहाँ है? तो अमर सिंह ने कहा कि आज पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, उनका सर दर्द कर रहा है, इसलिए वो नहीं आ पाए। यह सुनकर प्रताप की बातें सुनकर मानसिंह गुस्से में उठकर निकल गया और जाते जाते कहा कि मैं सर दर्द का इलाज लेकर वापस जरूर आऊंगा। जब वो वहां से निकल रहे थे, प्रताप के एक सामंत ने उससे कह दिया कि आते टाइम अपने फूफा अर्थात अकबर को भी साथ लेकर आना, और हमारी मुलाकात आप जब मेवाड़ की सीमा पर प्रवेश करोगे तो मालपुरा में हमारी मुलाकात होगी। यह कहकर मानसिंह निकल गया सीधा अकबर के दरबार में। और उसके बाद अक्टूबर 1573 को मानसिंह का पिता भगवंत दास प्रताप को समझाने के लिए आता है, लेकिन उनसे बात नहीं बनती है। फिर दिसंबर 1573 सबसे लास्ट में आता है टोडरमल, जो अकबर का वित्त मंत्री भी था, उसको समझाने के लिए भेजते हैं। 4 दूत मंडल, यानी एक शब्द याद रखना, जम्मा भाटो। जा से जलाल खां, मां से मानसिंह, भा से भगवंत दास, टो से टोडरमल। अकबर ये बताना चाहता था कि हम तो शांति चाहते हैं, हमने तो 4 दूत मंडल भी भेजे प्रताप को समझाने के लिए। प्रताप भी देखो युद्ध करना चाहता है, इसलिए उन्होंने 4 दूत मंडल भेजे थे यहाँ पर। चारों के महीने, यानी पहला नवंबर 1572 जलाल खां, जून 1573 मानसिंह, अक्टूबर 1573 भगवंत दास और दिसंबर 1573 टोडरमल। ये 4 दूत मंडल आए प्रताप को समझाने के लिए। जब चारों से बात नहीं बनी तो अकबर ने तय कर लिया कि अब प्रताप को बंधक बनाकर ही दम लेंगे, और उसके लिए योजनाएं शुरू हो गई, रणनीतियां बनने लग गई। 4 दूत मंडल के बाद अब अकबर ने तय कर लिया कि अब प्रताप को बंदी बनाकर ही उसको अधीनता स्वीकार करवाएंगे। और योजना के तहत 3 अप्रैल 1576 प्रताप को पकड़ने के लिए अकबर ने मानसिंह को यह जिम्मेदारी दी। मानसिंह को सेना का प्रधान सेनापति बनाया गया और उसका सहयोगी बनाया गया आसफ खां को। मानसिंह मुगल सेना का प्रथम हिंदू सेनापति बना। यह भारतीय इतिहास में पहला अवसर था जब किसी हिंदू को इतना बड़ा पद दिया गया। सारे मुस्लिम सरदार उससे नाराज हो गए, जिसकी जानकारी बदायूनी की एक बात से मिलती है। बदायूनी ने अपने संरक्षक नकीब खां
बदायूनी ने अपने संरक्षक नकीब खां से युद्ध में चलने के लिए कहा तो नकीब खां ने उत्तर दिया कि यदि इस सेना का सेनापति कोई हिंदू नहीं होता तो युद्ध मैदान में जाने वाला मैं पहला मुसलमान होता। नकीब खां ने बात कही थी। आसफ खां और मान सिंह अपनी सेना लेकर निकल गए, वो अजमेर के अंदर। देखो ये योजना, अकबर खुद अजमेर पहुंच जाता है, अकबर खुद अजमेर आ जाता है और अजमेर में ही उनको 3 अप्रैल को 1576 को मान सिंह को अपनी सेना का सेनापति बना देता है। अकबर यहाँ पर मेगजिन के दुर्ग में रुकता है। कौन से दुर्ग में रुकता है? मेगजिन दुर्ग, जिसे अकबर का दौलत खाना कहते हैं। अकबर का दौलत खाना, इसका निर्माण अकबर ने करवाया था और यहीं पर उसको मान सिंह को अपनी सेना का सेनापति बनाया गया और यहीं से मान सिंह अपनी सेना लेकर निकल पड़ा, मांडलगढ़ पहुंच गया। कहां पहुंच गया? मांडलगढ़। और मांडलगढ़ मान सिंह 2 माह तक रहा। कितने माह तक रहा? 2 माह तक। ध्यान रखना ये कि मान सिंह ने अकबर की सेना को प्रशिक्षण कहां दिया था? तो मान सिंह ने अकबर की सेना को प्रशिक्षण दिया था मांडलगढ़ के अंदर, और मांडलगढ़ बना हुआ है भीलवाड़ा के अंदर। मांडलगढ़ का बना है भीलवाड़ा के अंदर। मांड्या नामक भील को मारकर चांदना गुजर ने मांड्या भील के नाम पर इस मांडलगढ़ किले का नाम रखा था। 2 माह यहां रहने के बाद मान सिंह अपनी सेना लेकर राजसमंद, नाथद्वारा के मौलेला गांव पहुंच गया। कौन से गांव पहुंच गया? मौलेला गांव। और यहीं पर प्रताप को मुगल सेना की जानकारी मिलती है और इधर प्रताप अपनी सेना लेकर लोसिंग गांव पहुंच गया। कहां पहुंच गया? लोसिंग गांव, राजसमंद। प्रताप की सेना गोगुंदा व खमनौर के पहाड़ियों के बीच, गोगुंदा और खमनौर की पहाड़ियों के बीच एक तंग घाटी में अपना पड़ाव डालती हैं। और इसके बीच जो तंग घाटी है, कहते हैं कि यहाँ पर एक बार में एक व्यक्ति या एक घुड़सवार ही निकल सकता था। यहाँ पर प्रताप ने अपना पड़ाव डाला। क्यों? मुगल सेना, अगर कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मुगलों के पास कितनी सेना थी, तो 80,000 की सेना थी, जबकि प्रताप के पास 20,000 सैनिक थे। इसलिए उन्होंने इस रास्ते को चुना, क्योंकि प्रताप के सैनिक छापामार और गुरिल्ला युद्ध पद्धति में पहाड़ों में निपुण थे। इसलिए उन्होंने इस जगह को चुना, जो गोगुंदा और खमनौर के पीछे एक तंग घाटी है। उसका रंग पीला होने के कारण इसे हल्दी घाटी कहते हैं। इसका रंग पीला होने का इसे क्या कहते हैं? हल्दी घाटी। इधर मान सिंह अकबर की सेना का सेनापति था और हरावल दस्ता। देखो 3 चीजें आपको याद रखनी है, हरावल, कारावल और चांदावल। ये सेना के 3 भाग हैं। हरावल सेना का सबसे अग्रिम भाग, जो सबसे पहले आक्रमण झेलता था, वो हरावल कहलाता था। कारावल सेना के मध्य का भाग और चांदावल सेना की अंतिम पंक्ति, रिजर्व सैनिक जो होते थे वो चांदावल कहलाते थे। मुगल सेना के चांदावल दस्ते का प्रमुख था मिहतर खां, मिहतर खां। और हरावल के अंदर आसफ खां। हरावल के अंदर कौन थे? आसफ खां, मान सिंह, जगन्नाथ कछवा, ये थे। और इधर प्रताप की सेना के अरावल दस्ते के प्रमुख थे हकीम खां सूरी और उसका परिवार। ये हकीम का सूरी पठान था, जो प्रताप की सेना का एक मुस्लिम सेनापति था। कहते हैं हकीम का सूरी के बारे में कि इसके हाथ से कोई तलवार नहीं छुड़ा सकता,
जब ये लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ तो प्रताप ने उसके हाथ से तलवार छुड़ाने का प्रयास किया, उसके हाथ से तलवार नहीं निकाल पाए। हकीम का सूरी का मकबरा खमनोर में बना हुआ है। हकीम का सूरी का मकबरा का बना हुआ है खमनोर के अंदर। हकीम का सूरी के नेतृत्व में जब दोनों सेनाएं आमने सामने थी, हल्दी घाटी में स्थित शिलालेख के अनुसार यह युद्ध 18 जून 1576 को शुरू हुआ। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यह युद्ध 21 जून 1576 को शुरू हुआ। 18 जून 1576 प्रताप के अरावल दस्ते ने, राजपूतों ने जब प्रातः युद्ध शुरू हुआ तो हकीम का सूरी के नेतृत्व में राजपूत सेना ने जबरदस्त प्रहार किया मुगल सेना के ऊपर। मुगल सेना में अफरा तफरी मच गई, वो जान बचाकर भागने लगे। बदायूनी कहता है कि लूणकरण के नेतृत्व में मुगल सेना भेड़ों की तरह तितर बितर होकर भागने लगी। जब भागती हुई मुगल सेना को देखा तो मियतर का जो चंदावल सेना का प्रमुख था वो भीड़ में चिल्लाता हुआ आगे आया और उसने कहा, भागो मत, बादशाह सलामत, यानी अर्थात अकबर। ये अकबर के आने की झूठी खबर फैलाता है मियतर का हल्दी घाटी के युद्ध में कि बादशाह सलामत स्वयं एक बहुत बड़ी सेना लेकर युद्ध मैदान में आ रहे हैं। इतना सुनते ही युद्ध की परिस्थितियां बदल गई। भागती हुई मुगल सेना के पांव जम गए और फिर से युद्ध के लिए आ गए। इधर प्रताप की सेना के दो भाग थे। प्रथम भाग का नेतृत्व हकीम का सूरी कर रहा था, लेकिन दूसरे भाग का नेतृत्व स्वयं महाराणा प्रताप कर रहे थे और उसके साथ थे भामाशाह और उसका भाई ताराचंद। दूसरे भाग के नेतृत्व में महाराणा प्रताप खुद भामाशाह पाली का और ताराचंद जो भामाशाह का भाई था वो इसका नेतृत्व कर रहे थे।